एक सामान्य घरेलू उड़ान, साफ आसमान, कोई तकनीकी चेतावनी नहीं, और फिर भी एक भयानक त्रासदी घट गई। पायलट की तरफ से कोई आपातकालीन कॉल नहीं आई। इस हादसे में कोई भी जीवित नहीं बचा। यह कहानी है एयर इंडिया की उड़ान संख्या 171 की। यह विमान मुंबई से अहमदाबाद के लिए अपनी नियमित यात्रा पर था। जो कुछ इसके बाद हुआ वह भारत के सबसे चौंकाने वाले और रहस्यमयी विमानन हादसों में से एक बन गया। यह घटना आज भी विशेषज्ञों, जांचकर्ताओं और आम लोगों के मन में कई सवाल खड़े करती है। हर कोई यह जानना चाहता था कि आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ था जिसने एक पूरी तरह से सुरक्षित उड़ान को मौत के सफर में बदल दिया। इस रहस्य की परतें बहुत गहरी हैं। विमान का संचालन एक अनुभवी चालक दल कर रहा था। विमान एक बोइंग 737 अपनी विश्वसनीयता के लिए जाना जाता था। फिर भी उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों के भीतर यह विमान रडार से गायब हो गया। यह हवा में ही एक भीषण विस्फोट के साथ टुकड़ों में बिखर गया। इस घटना ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया था। बिना किसी चेतावनी के, बिना किसी संघर्ष के संकेत के एक विमान का इस तरह गायब हो जाना सामान्य नहीं था। जांचकर्ताओं के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। उन्हें यह पता लगाना था कि क्या यह एक यांत्रिक विफलता थी, मानवीय भूल थी, या फिर किसी साजिश का परिणाम था। यह हादसा सिर्फ एक दुर्घटना नहीं थी, यह एक पहेली थी जिसके टुकड़े चारों ओर बिखरे हुए थे। क्या पायलटों को खतरे का आभास हुआ था? अगर हां, तो उन्होंने मदद के लिए कोई संदेश क्यों नहीं भेजा? क्या विमान के किसी हिस्से में अचानक कोई ऐसी खराबी आ गई थी जिसने उन्हें प्रतिक्रिया देने का मौका ही नहीं दिया? इन सवालों के जवाब ढूंढना आसान नहीं था। सबूतों के हर टुकड़े को बारीकी से जांचना था। मलबे के हर हिस्से से कहानी के एक नए पहलू का खुलासा हो सकता था। यह सिर्फ एक विमान के गिरने की कहानी नहीं थी, बल्कि सच की तलाश की एक लंबी और जटिल यात्रा की शुरुआत थी। इस डॉक्यूमेंट्री में हम इसी रहस्य की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। हम ब्लैक बॉक्स से मिले सुरागों से लेकर संभावित साजिशों और सरकारी लीपापोती के आरोपों तक हर पहलू का विश्लेषण करेंगे। हम उन तथ्यों को आपके सामने रखेंगे जो आधिकारिक रिपोर्टों में दबे रह गए, और उन सवालों को उठाएंगे जिनका जवाब आज तक नहीं मिला। यह एक ऐसी यात्रा है जो आपको उस उड़ान के अंतिम क्षणों में ले जाएगी। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि हम AI 171 के रहस्य में उड़ान भरने जा रहे हैं। यह एक ऐसी कहानी है जो आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि हम आसमान में कितने सुरक्षित हैं। यह 19 अक्टूबर 1988 की शाम थी। एयर इंडिया की उड़ान 171 ने मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से शाम 5:42 पर उड़ान भरी। सब कुछ सामान्य था। विमान ने बिना किसी परेशानी के टेक ऑफ किया और अपनी निर्धारित ऊंचाई की ओर बढ़ने लगा। अहमदाबाद की यह उड़ान महज 1 घंटे से भी कम समय की थी, और यात्रियों में से किसी ने भी यह कल्पना नहीं की होगी कि यह उनकी जिंदगी का आखिरी सफर साबित होगा। पायलट और सह पायलट दोनों ही अपने काम में जुटे थे, और कॉकपिट में सब कुछ शांत और नियंत्रित लग रहा था। मौसम भी पूरी तरह से उड़ान के अनुकूल था, जिससे किसी भी तरह की आशंका का कोई कारण नहीं था। विमान लगभग 31,000 फीट की ऊंचाई पर अपनी सामान्य गति से उड़ रहा था। उड़ान को शुरू हुए लगभग 32 मिनट हो चुके थे। विमान अहमदाबाद के पास पहुंच रहा था और उतरने की तैयारी कर रहा था। तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। विमान के साथ एयर ट्रैफिक कंट्रोल का संपर्क पूरी तरह से टूट गया। रेडियो पर एक खामोशी छा गई। अहमदाबाद ATC के कंट्रोलर्स ने बार बार विमान से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। रडार स्क्रीन पर जो एक छोटा सा बिंदु AI 171 की स्थिति बता रहा था, वह अचानक गायब हो गया। यह वह पल था जब सब कुछ बदल गया। शाम के ठीक 6:21 पर अहमदाबाद ATC ने विमान के साथ अपना रडार संपर्क खो दिया। इसके ठीक 3 मिनट बाद अहमदाबाद से लगभग 40 किलोमीटर दूर बावला तालुका के पास के गांवों से पहली रिपोर्ट आने लगी। स्थानीय ग्रामीणों ने आसमान में एक जोरदार धमाके की आवाज सुनी थी। कुछ लोगों ने एक आग का गोला देखा जो तेजी से जमीन की ओर गिर रहा था। यह दृश्य इतना भयानक था कि गांव वाले सहम गए। उन्हें यह समझने में देर नहीं लगी कि यह एक विमान हादसा था। उन्होंने तुरंत स्थानीय प्रशासन को इसकी सूचना दी, और जल्द ही बचाव दल घटनास्थल की ओर रवाना हो गए। शाम 6:30 तक आपातकालीन टीमों ने इस बात की पुष्टि कर दी थी कि जो सबसे बुरा डर था वह सच हो चुका था। एयर इंडिया की उड़ान 171 दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी।
इस हादसे में विमान में सवार सभी 128 यात्रियों और 6 क्रू सदस्यों की मौत हो गई थी। घटनास्थल पर चारों ओर विमान का मलबा और इंसानी अवशेष बिखरे पड़े थे। यह दृश्य दिल दहला देने वाला था, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही था। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि एक पूरी तरह से सामान्य उड़ान इतने विनाशकारी और अचानक अंत तक पहुंच गई? इस सवाल का जवाब ढूंढना भारतीय विमानन इतिहास की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बनने वाला था। जब जांचकर्ता दुर्घटना स्थल पर पहुंचे तो उनके सामने एक भयावह दृश्य था। विमान का मलबा कई किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ था, जो इस बात का स्पष्ट संकेत था कि विमान जमीन से टकराने से पहले ही हवा में टूट चुका था। यह एक महत्वपूर्ण सुराग था। इसने जांच की दिशा को एक नियंत्रित उड़ान से अनियंत्रित गिरावट की ओर मोड़ दिया। अगर विमान हवा में ही बिखर गया था तो इसका मतलब था कि कोई विस्फोटक घटना हुई थी। यह घटना या तो विमान के अंदर हुई हो सकती है, जैसे कि बम विस्फोट, या फिर विमान की संरचना में कोई बड़ी यांत्रिक विफलता इसका कारण हो सकती है। जांचकर्ताओं का पहला काम मलबे के हर टुकड़े को इकट्ठा करना और उन्हें फिर से जोड़कर यह समझना था कि टूटने की प्रक्रिया कहां से शुरू हुई। इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण सबूत विमान के 2 ब्लैक बॉक्स थे, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर पायलटों के बीच हुई अंतिम बातचीत को रिकॉर्ड करता है, जबकि फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर विमान की गति, ऊंचाई, दिशा और अन्य सैकड़ों मापदंडों का डेटा संग्रहित करता है। इन दोनों उपकरणों को ढूंढना जांचकर्ताओं की सर्वोच्च प्राथमिकता थी। 2 दिनों की गहन खोज के बाद दोनों ब्लैक बॉक्स मलबे से बरामद कर लिए गए। वे क्षतिग्रस्त थे, लेकिन उम्मीद थी कि उनके अंदर का डेटा सुरक्षित होगा। पूरी दुनिया की नजरें इन ब्लैक बॉक्स से निकलने वाली जानकारी पर टिकी थीं, क्योंकि यही वे सुराग थे जो इस रहस्य से पर्दा उठा सकते थे। प्रारंभिक जांच में विमान और चालक दल पर भी ध्यान केंद्रित किया गया। विमान एक बोइंग 737-200 था, जो उस समय दुनिया के सबसे लोकप्रिय और विश्वसनीय विमानों में से एक माना जाता था। यह विमान सिर्फ 7 साल पुराना था और इसका रखरखाव नियमित रूप से किया जा रहा था। इसके रिकॉर्ड में कोई बड़ी तकनीकी खराबी दर्ज नहीं थी। चालक दल का नेतृत्व कैप्टन राजीव भगत कर रहे थे, जिन्हें 12,000 घंटे से अधिक उड़ान का अनुभव था। उनके सह पायलट भी एक अनुभवी पायलट थे। दोनों ने हाल ही में अपनी सभी अनिवार्य जांचें पास की थीं। इसलिए अनुभवहीनता या खराब रखरखाव को शुरुआती तौर पर कारण मानना मुश्किल था। इस तरह जांच की शुरुआत में ही कई सामान्य कारणों को खारिज कर दिया गया। यह न तो अनुभव की कमी का मामला लग रहा था, न ही खराब रखरखाव का। मौसम भी साफ था। तो फिर विमान के पूरे सिस्टम ने एक साथ काम करना क्यों बंद कर दिया? क्या यह एक विनाशकारी संरचनात्मक विफलता थी? क्या किसी ने जानबूझकर विमान को निशाना बनाया था? या फिर यह एक ऐसी दुर्लभ तकनीकी खराबी थी जिसके बारे में पहले किसी को पता नहीं था? इन्हीं सवालों के साथ जांचकर्ताओं ने अपनी लंबी और कठिन यात्रा शुरू की। उन्हें पता था कि सच चाहे जो भी हो, उसे ढूंढ निकालना उनकी जिम्मेदारी है, ताकि भविष्य में ऐसी त्रासदियों को रोका जा सके। यह 19 अक्टूबर 1988 की एक सामान्य शाम थी, जब एयर इंडिया की उड़ान संख्या 171 ने मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से अपनी नियमित यात्रा के लिए प्रस्थान किया। घड़ी में शाम के 5:42 हो रहे थे। हवाई अड्डे पर हमेशा की तरह हलचल थी, लेकिन इस बोइंग 737 विमान के लिए सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा था। यात्रियों ने अपनी अपनी सीटें ले ली थीं, केबिन क्रू ने सुरक्षा निर्देशों की घोषणा कर दी थी और पायलट कैप्टन राजीव भगत और उनके सह पायलट अहमदाबाद की एक छोटी और सामान्य उड़ान के लिए पूरी तरह से तैयार थे। किसी भी यात्री या चालक दल के सदस्य को इस बात का जरा भी अंदेशा नहीं था कि यह उड़ान उनके जीवन की अंतिम यात्रा बनने वाली थी, जो भारतीय विमानन के इतिहास में एक गहरे और दर्दनाक रहस्य के रूप में दर्ज हो जाएगी। विमान ने रनवे पर दौड़ना शुरू किया और बिना किसी तकनीकी अड़चन के सफलतापूर्वक हवा में उठ गया। टेक ऑफ बिल्कुल सहज था, जैसा कि हजारों उड़ानों में हर दिन होता है। विमान धीरे धीरे अपनी निर्धारित ऊंचाई की ओर बढ़ने लगा और नीचे मुंबई शहर की रोशनियां छोटी होती जा रही थीं। कॉकपिट के अंदर पायलट अपने नियमित जांच प्रक्रियाओं का पालन कर रहे थे और एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ उनका संचार स्पष्ट और सामान्य था। उड़ान के शुरुआती क्षणों में ऐसा कोई भी संकेत नहीं था जो किसी आने वाले खतरे की ओर इशारा कर रहा हो। यह एक ऐसी उड़ान थी जिसे दर्जनों बार सफलतापूर्वक पूरा किया जा चुका था
और इस बार भी सब कुछ वैसा ही लग रहा था। जैसे ही विमान ने अपनी चढ़ाई जारी रखी, केबिन के अंदर का माहौल भी शांत था। यात्री अपनी पत्रिकाओं में खोए हुए थे। कुछ लोग खिड़की से बाहर देख रहे थे और कुछ आने वाले गंतव्य अहमदाबाद में अपने प्रियजनों से मिलने की योजना बना रहे थे। यह 1 घंटे से भी कम की यात्रा थी, एक ऐसी दूरी जो अब हवाई यात्रा के लिए बहुत सामान्य मानी जाती है। एयर इंडिया का यह विमान एक बोइंग 737-200 अपनी विश्वसनीयता के लिए जाना जाता था और इसका रखरखाव भी उच्चतम मानकों के अनुसार किया गया था। इस उड़ान पर सब कुछ इतना सामान्य था कि इसने आने वाली त्रासदी को और भी अधिक चौंकाने वाला और समझ से परे बना दिया। उड़ान के पहले कुछ मिनटों में विमान ने अपनी निर्धारित उड़ान पथ का सटीकता से पालन किया। पायलटों ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को अपनी स्थिति और ऊंचाई के बारे में नियमित अपडेट दिए। हर संचार पेशेवर और शांत था। कोई तनाव नहीं, कोई चिंता नहीं और निश्चित रूप से कोई आपात स्थिति की घोषणा नहीं। यह एक आदर्श उड़ान की तस्वीर थी, एक ऐसी तस्वीर जो कुछ ही समय बाद हमेशा के लिए बिखरने वाली थी। यह शांति उस तूफान से पहले की खामोशी थी जो AI-171 के यात्रियों और चालक दल के भाग्य को हमेशा के लिए सील करने वाला था, और पीछे छोड़ जाने वाला था सिर्फ सवाल और एक अनसुलझी पहेली। उड़ान भरने के बाद विमान 31,000 फीट की अपनी परिभ्रमण ऊंचाई पर पहुंच गया और स्थिर हो गया। उड़ान को शुरू हुए लगभग 32 मिनट बीत चुके थे। इस ऊंचाई पर ऑटो पायलट सिस्टम विमान को नियंत्रित कर रहा था और पायलट अपनी नियमित निगरानी और अहमदाबाद में उतरने की तैयारी में व्यस्त थे। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर के अनुसार इस दौरान पायलटों के बीच की बातचीत बिल्कुल सामान्य थी। वे आने वाले लैंडिंग के लिए मौसम की स्थिति और अन्य तकनीकी पहलुओं पर चर्चा कर रहे थे। उनकी आवाज में कोई घबराहट या चिंता का भाव नहीं था। सब कुछ एक सामान्य पेशेवर उड़ान के अंतिम चरण जैसा ही लग रहा था। यह वह महत्वपूर्ण समय था जब विमान अपनी यात्रा के सबसे स्थिर और सुरक्षित चरण में था। लेकिन फिर अचानक सब कुछ बदल गया। बिना किसी चेतावनी के, बिना किसी स्पष्ट कारण के विमान के साथ रेडियो संपर्क पूरी तरह से टूट गया। एयर ट्रैफिक कंट्रोल के कंट्रोलर्स जो विमान को अपनी स्क्रीन पर देख रहे थे ने पाया कि AI-171 से कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। उन्होंने बार बार विमान से संपर्क साधने का प्रयास किया, लेकिन दूसरी ओर से सिर्फ एक गहरी और डरावनी खामोशी थी। यह खामोशी असामान्य थी। आमतौर पर किसी भी तकनीकी समस्या की स्थिति में पायलट तुरंत एयर ट्रैफिक कंट्रोल को सूचित करते हैं, लेकिन यहां कोई मेडे कॉल नहीं थी, कोई आपातकालीन संकेत नहीं था। बस अचानक एक पूरी तरह से काम कर रहा विमान संचार की दुनिया से गायब हो गया था। अहमदाबाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए यह बेहद चिंताजनक क्षण था। शाम के ठीक 6:21 पर उनकी रडार स्क्रीन पर AI-171 का प्रतिनिधित्व करने वाला छोटा सा बिंदु झपका और फिर हमेशा के लिए गायब हो गया। एक पल के लिए कंट्रोलर्स को लगा कि यह शायद कोई तकनीकी गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन जब बार बार संपर्क करने की कोशिशें नाकाम रहीं, तो सबसे बुरे का डर हकीकत में बदलने लगा। एक विमान जो कुछ सेकंड पहले तक अपनी सही दिशा और ऊंचाई पर था, वह अब रडार की पहुंच से बाहर था। वह हवा में था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वह कहां है और किस स्थिति में है। यह वह महत्वपूर्ण मोड़ था जहां एक नियमित उड़ान एक राष्ट्रीय त्रासदी में बदल गई। इस बीच जमीन पर अहमदाबाद से लगभग 40 किलोमीटर दूर बावला तालुका के गांवों में जीवन सामान्य रूप से चल रहा था। शाम का समय था और लोग अपने घरों में थे। तभी कई ग्रामीणों ने आसमान में एक असामान्य और तेज आवाज सुनी। यह एक गड़गड़ाहट थी जो किसी सामान्य विमान की आवाज से बहुत अलग थी। कुछ लोगों ने जब ऊपर देखा तो उन्होंने एक भयानक दृश्य देखा। एक विमान जो अजीब तरह से झुका हुआ था और तेजी से जमीन की ओर गिर रहा था। कुछ ही सेकंड बाद एक जोरदार धमाका हुआ और आसमान एक नारंगी आग के गोले से रोशन हो गया। यह वह क्षण था जब AI-171 का सफर एक विनाशकारी अंत तक पहुंच गया था और जमीन पर मौजूद लोगों के लिए यह एक कभी न भूलने वाला भयावह अनुभव बन गया। बावला के पास के गांवों में देखी गई वह भयानक तस्वीर जल्द ही एक दुखद खबर में बदल गई। आपातकालीन बचाव दल घटनास्थल पर पहुंचे, जहां विमान का जलता हुआ मलबा दूर दूर तक फैला था। शाम 6:30 तक अधिकारियों ने पुष्टि कर दी कि दुर्घटनाग्रस्त विमान एयर इंडिया की उड़ान 171 थी और कोई भी जीवित नहीं बचा।
सभी 128 यात्री और 6 चालक दल के सदस्य मारे गए। मलबा कई किलोमीटर में फैला था, जिससे साफ था कि विमान हवा में ही टूट चुका था। यह जानकारी जांच की दिशा बदलने वाली थी। अब सवाल था, विमान हवा में क्यों बिखर गया? पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। परिवारों को खबर दी गई, हवाई अड्डों पर मातम छा गया। लेकिन साथ ही कई सवाल उठे। एक नया, अच्छी तरह से मेंटेन किया गया विमान, अनुभवी पायलट, साफ मौसम, फिर भी इतनी अचानक दुर्घटना कैसे? पायलटों ने कोई आपातकालीन संदेश क्यों नहीं भेजा? क्या उन्हें प्रतिक्रिया देने का समय भी नहीं मिला? मुंबई से उड़ान भरने से लेकर दुर्घटना तक सब कुछ 40 मिनट से भी कम में हुआ। इन कुछ मिनटों में जो हुआ, उसने भारतीय विमानन के इतिहास में एक रहस्यमय अध्याय जोड़ दिया। अब जांचकर्ताओं के सामने चुनौती थी, मलबे, ब्लैक बॉक्स और चश्मदीदों के बयानों से सच को जोड़ना। दुर्घटना की पुष्टि हो चुकी थी, लेकिन असली कहानी की शुरुआत अब थी। इस त्रासदी का केंद्र था बोइंग 737-200 पंजीकरण VTEH, एक भरोसेमंद 7 साल पुराना विमान। बोइंग 737 श्रृंखला अपनी सुरक्षा और विश्वसनीयता के लिए जानी जाती है। इस विमान का रखरखाव एयर इंडिया के सख्त मानकों के अनुसार होता था। जांच में रखरखाव रिकॉर्ड पूरी तरह साफ मिले, कोई बड़ी तकनीकी खामी नहीं। सभी सुरक्षा जांचें समय पर हुई थीं। इंजन और उड़ान नियंत्रण प्रणाली दुरुस्त थी। तकनीकी रूप से फिट विमान अचानक आग के गोले में कैसे बदल गया? क्या कोई छिपी खामी थी जो नियमित जांच में नहीं पकड़ी गई? बोइंग 737-200 को दुनिया भर की एयरलाइंस भरोसे से उड़ाती थी, लाखों सुरक्षित उड़ान घंटे। क्या यह संरचनात्मक थकान थी या ईंधन प्रणाली में कोई समस्या? जांच का एक बड़ा हिस्सा अब विमान की डिजाइन और इतिहास पर केंद्रित हो गया। विशेषज्ञों ने इसी मॉडल की पिछली घटनाओं का अध्ययन किया, लेकिन कोई सीधा पैटर्न नहीं मिला। यह एक ऐसी मशीन थी जिस पर सबको भरोसा था। इसका विफल होना सबको चौंका गया। अगर विमान विश्वसनीय था, तो क्या मानवीय भूल हुई? जांचकर्ताओं ने चालक दल के रिकॉर्ड देखे। उड़ान की कमान थी कैप्टन राजीव भगत के पास। 12,000 घंटे से ज्यादा उड़ान अनुभव, बेदाग रिकॉर्ड। सह पायलट बीके विश्वकर्मा भी अनुभवी और पूरी तरह योग्य थे। केबिन क्रू भी अच्छी तरह प्रशिक्षित और फिट थे। किसी भी सदस्य के रिकॉर्ड में कोई लाल झंडा नहीं था। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर पर अंतिम बातचीत शांत और सामान्य थी। तनाव या घबराहट का कोई संकेत नहीं। ऐसा लग रहा था कि हादसा इतना अचानक हुआ कि प्रतिक्रिया का समय ही नहीं मिला। आमतौर पर पायलट की भूमिका पर सवाल उठते हैं, लेकिन यहां कोई सीधा जवाब नहीं था। अनुभवी पायलट, फिट क्रू, सब कुछ सामान्य, फिर भी हादसा। अब जांचकर्ताओं को मशीन और इंसान से आगे देखना था। कोई छिपा कारक जरूर था। अहमदाबाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल का संपर्क टूटा तो बावला के गांवों में लोगों ने आसमान में अजीब गड़गड़ाहट सुनी। ग्रामीणों ने देखा एक विमान खतरनाक तरीके से झुका हुआ, नियंत्रण खोता हुआ। एक किसान ने बताया, विमान अजीब कोण पर नीचे आया, फिर जोरदार धमाका हुआ। धमाके के साथ आसमान में विशाल आग का गोला बन गया, जो तेजी से जमीन की ओर गिरा। मलबे और धुएं की लंबी लकीर आसमान में छा गई। चश्मदीदों के बयान जांच के लिए अहम थे। उन्होंने पुष्टि की कि विमान जमीन से टकराने से पहले ही टूट चुका था। एक ग्रामीण ने विमान का पंख टूटते देखा, फिर पूरा विमान आग की लपटों में घिर गया। इन बयानों ने जांच को नई दिशा दी। जो कुछ भी हुआ वह बेहद अचानक और विनाशकारी था। ग्रामीणों की गवाहियां त्रासदी की पहली मानवीय रिपोर्ट थी। उनके बयानों ने बचाव दलों को सही जगह तक पहुंचाया। तकनीकी जटिलताएं भले न समझ पाए हों, लेकिन उनकी रिपोर्ट ने एक स्पष्ट तस्वीर दी। हवा में विस्फोट, आग का गोला और गिरता मलबा। अधिकतर चश्मदीदों ने हवा में विस्फोट और आग के गोले की बात कही, लेकिन कुछ बयानों में विरोधाभास था। कुछ गवाहों ने कहा, विमान ने गिरने से पहले तीखा मोड़ लिया, जैसे पायलट आपात लैंडिंग की कोशिश कर रहे हों। अगर पायलटों को समस्या का आभास था, तो मेडे कॉल क्यों नहीं की गई? क्या वे इतने व्यस्त थे कि संचार का समय नहीं मिला, या संचार प्रणाली पहले ही फेल हो गई थी? दूसरी ओर, अगर विस्फोट तात्कालिक था, तो मोड़ने का सवाल ही नहीं। जांचकर्ताओं के लिए यह विरोधाभास बड़ी चुनौती था। कौन सा बयान सही? एक चरवाहे ने दावा किया, धमाके से पहले सीटी जैसी आवाज सुनी, जैसे हवा तेजी से निकल रही हो। क्या यह केबिन के दबाव में अचानक आई कमी का संकेत था? इस दावे की पुष्टि नहीं हो सकी, लेकिन जांच में एक नया कोण जुड़ गया। चश्मदीदों के बयान अमूल्य थे, लेकिन पूरी कहानी नहीं बता सकते। असली जवाब तो ब्लैक बॉक्स में बंद थे, जो मलबे में खोजे जा रहे थे।
दुर्घटना स्थल से सबसे महत्वपूर्ण सुरागों में से एक कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, जिसे 2 दिनों की गहन खोज के बाद मलबे के बीच से बरामद किया गया, जांचकर्ताओं और पूरे देश की उम्मीदों का केंद्र बन गया था। इस छोटे नारंगी रंग के बक्से को ब्लैक बॉक्स के नाम से भी जाना जाता है और यह कॉकपिट के अंदर होने वाली हर बातचीत, हर ध्वनि और चेतावनी को रिकॉर्ड करता है। सबको उम्मीद थी कि इसकी रिकॉर्डिंग AI-171 के अंतिम क्षणों के रहस्य से पर्दा उठाएगी। रिकॉर्डर बाहरी रूप से क्षतिग्रस्त था, लेकिन उसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वह भीषण आग और प्रभाव को झेल सके। जांचकर्ताओं ने उसे बड़ी सावधानी से विश्लेषण के लिए प्रयोगशाला में भेजा, ताकि पता चल सके कि पायलटों ने अपने अंतिम क्षणों में क्या कहा था। जब प्रयोगशाला में CVR टेप को चलाया गया तो सामने जो आया वो बेहद निराशाजनक और रहस्य को और गहरा करने वाला था। रिकॉर्डिंग के अंतिम कुछ मिनटों में पायलटों के बीच की बातचीत बिल्कुल सामान्य और शांत थी। वे अहमदाबाद में उतरने की तैयारी के हिस्से के रूप में अपनी नियमित प्रक्रियाओं पर चर्चा कर रहे थे, जैसे कि ऊंचाई की जांच और लैंडिंग की तैयारी। उनकी आवाज में किसी भी प्रकार के तनाव, घबराहट या चिंता का कोई संकेत नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो वे एक सामान्य, बिना किसी घटना वाली उड़ान के अंतिम चरण में थे। यह शांति उस विनाशकारी घटना के बिल्कुल विपरीत थी जो कुछ ही पलों में घटने वाली थी, और इसने जांचकर्ताओं को और भी अधिक उलझन में डाल दिया। सबसे चौंकाने वाली बात रिकॉर्डिंग का अंत थी। सामान्य बातचीत के बीच टेप अचानक बंद हो गया। वहां कोई चीख नहीं थी, कोई चेतावनी की घंटी नहीं थी, और न ही कोई आपातकालीन घोषणा या मेडे कॉल थी। बस एक पल में सब कुछ खामोश हो गया। यह एक ऐसी आकस्मिक चुप्पी थी जैसे किसी ने अचानक बिजली काट दी हो। विशेषज्ञों के अनुसार इस तरह का अंत एक तात्कालिक और विनाशकारी घटना की ओर इशारा करता है। यह ऐसा था मानो कॉकपिट के अंदर या तो एक भीषण विस्फोट हुआ हो या विमान की पूरी विद्युत प्रणाली एक साथ विफल हो गई हो, जिससे पायलटों को कुछ भी कहने या समझने का मौका ही नहीं मिला। यह खामोशी किसी भी चीख से ज्यादा भयावह थी। CVR से मिली यह जानकारी जांच के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ थी, लेकिन इसने जवाबों से ज्यादा सवाल खड़े कर दिए। पायलटों को खतरे का आभास क्यों नहीं हुआ? अगर विमान में कोई यांत्रिक खराबी विकसित हो रही थी, तो कॉकपिट में कोई चेतावनी अलार्म क्यों नहीं बजा? यह कैसे संभव है कि 2 अनुभवी पायलट एक आसन्न आपदा के बारे में पूरी तरह से अनजान थे? CVR की यह रहस्यमयी खामोशी इस बात का पुख्ता सबूत थी कि AI-171 की त्रासदी एक धीमी गति से विकसित होने वाली आपात स्थिति नहीं थी, बल्कि एक पलक झपकते ही घटित होने वाली प्रलय थी। अब असली कहानी जानने की उम्मीद फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर पर टिकी थी। जहां कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर ने एक रहस्यमयी खामोशी दर्ज की, वहीं फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर यानी FDR ने आंकड़ों के माध्यम से उस खामोशी के पीछे की भयानक कहानी को उजागर किया। FDR विमान के सैकड़ों मापदंडों को रिकॉर्ड करता है, जिसमें गति, ऊंचाई, दिशा, इंजन का प्रदर्शन और नियंत्रण सतहों की स्थिति शामिल है। जब जांचकर्ताओं ने FDR से डेटा डाउनलोड किया, तो जो आंकड़े सामने आए वे सचमुच दिल दहला देने वाले थे। आंकड़ों ने एक ऐसी तस्वीर पेश की जिसमें एक पूरी तरह से स्थिर उड़ान कुछ ही सेकंड में एक अनियंत्रित गिरावट में बदल गई थी। यह उस विनाश की डिजिटल कहानी थी जो AI-171 के साथ घटी थी, जिसे सेकंड दर सेकंड दर्ज किया गया था। FDR के डेटा से पता चला कि विमान अपनी 31,000 फीट की परिभ्रमण ऊंचाई पर स्थिर रूप से उड़ रहा था, जब अचानक सब कुछ गलत हो गया। आंकड़ों ने एक भयानक गिरावट दिखाई। विमान अपनी ऊंचाई से लगभग 0 तक 12 सेकंड से भी कम समय में गिर गया। यह गिरावट इतनी तेज और सीधी थी कि इसे किसी भी तरह से एक नियंत्रित वंश नहीं कहा जा सकता था। यह एक मुक्त पतन था, जैसे विमान ने उड़ान भरने की अपनी सारी क्षमता खो दी हो। यह डेटा चश्मदीदों के उन बयानों का समर्थन करता था जिन्होंने एक आग के गोले को सीधे नीचे गिरते हुए देखा था। यह किसी आपातकालीन लैंडिंग का प्रयास नहीं था, यह आसमान से एक पत्थर की तरह गिरना था। इससे भी अधिक चिंताजनक बात यह थी कि FDR डेटा में पायलटों द्वारा किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का कोई संकेत नहीं मिला। विमान के नियंत्रण सतहों, जैसे कि एलिरॉन या रडर, में कोई हलचल दर्ज नहीं की गई थी। ऐसा लग रहा था मानो पायलटों ने विमान को बचाने का कोई प्रयास ही नहीं किया। यह उस सिद्धांत का समर्थन करता था कि घटना इतनी अचानक और हिंसक थी कि पायलट या तो तुरंत अक्षम हो गए थे या उनके पास प्रतिक्रिया करने का समय ही नहीं था। इसके अलावा गति संकेतक विमान की संरचनात्मक सीमाओं से कहीं ज्यादा बढ़ गए थे,
जो इस बात का एक और स्पष्ट प्रमाण था कि विमान हवा में ही टूट गया था, जिससे वह अनियंत्रित रूप से गिरने लगा। इन आंकड़ों ने एक स्पष्ट तस्वीर पेश की, एक विनाशकारी इन फ्लाइट ब्रेकअप। लेकिन यह अभी भी यह नहीं बता पाया कि इस ब्रेकअप का मूल कारण क्या था। एफडीआर ने क्या हुआ यह तो बता दिया, लेकिन क्यों हुआ यह अभी भी एक रहस्य था। क्या यह एक इंजन विस्फोट था? क्या यह एक संरचनात्मक विफलता थी, या यह किसी बाहरी ताकत का परिणाम था? एफडीआर के डेटा ने जांचकर्ताओं को सही दिशा में तो भेजा, लेकिन असली कारण जानने के लिए उन्हें अब मलबे के टुकड़ों की फॉरेंसिक जांच करनी थी। आंकड़ों की कहानी अधूरी थी और बाकी जवाब धातु के मुड़े हुए टुकड़ों में छिपे थे, जो बावला के खेतों में बिखरे पड़े थे। ब्लैक बॉक्स से मिले डेटा ने जांच की दिशा तय कर दी थी, लेकिन असली भौतिक सबूत दुर्घटना स्थल पर बिखरे मलबे में छिपे थे। जांचकर्ताओं ने एक विशाल क्षेत्र से विमान के हजारों टुकड़ों को इकट्ठा करने का कठिन काम शुरू किया। प्रत्येक टुकड़े को सावधानीपूर्वक सूचीबद्ध किया गया, उसकी तस्वीर खींची गई और विश्लेषण के लिए एक हैंगर में ले जाया गया। लक्ष्य था विमान के कंकाल को फिर से जोड़ना, जिसे विमान पुनर्निर्माण कहा जाता है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि टूटने की प्रक्रिया कहां से और कैसे शुरू हुई। यह एक विशाल जिगसॉ पहेली को सुलझाने जैसा था, जहां हर टुकड़ा कहानी का एक हिस्सा बताता था। यह एक धीमी और श्रमसाध्य प्रक्रिया थी, लेकिन रहस्य को सुलझाने के लिए यह जरूरी थी। फॉरेंसिक जांच के दौरान जांचकर्ताओं का ध्यान विमान के उन हिस्सों पर गया जहां अत्यधिक गर्मी या विस्फोट के निशान थे। उन्होंने पाया कि विमान के बाएं पंख और धड़ के पिछले हिस्से में कालिख और जलने के स्पष्ट संकेत थे। धातु के कुछ टुकड़े अंदर की बजाय बाहर की ओर मुड़े हुए थे, जो एक आंतरिक विस्फोट की ओर इशारा कर रहा था। यह एक महत्वपूर्ण खोज थी, क्योंकि इसने बम विस्फोट की आशंका को जन्म दिया। हालांकि रासायनिक विश्लेषण में पारंपरिक विस्फोटकों का कोई अवशेष नहीं मिला, जिससे तोड़फोड़ के सिद्धांत को कमजोर कर दिया। अब जांचकर्ताओं को यह पता लगाना था कि अगर यह बम नहीं था, तो इस तरह का विनाशकारी विस्फोट किस चीज से हुआ। आगे की जांच में एक और महत्वपूर्ण सुराग मिला। विमान के बाएं इंजन, एक प्रैट एंड व्हिटनी JT8D के अवशेषों की जांच करने पर पता चला कि उसके एक हिस्से, जिसे फ्रंट कंप्रेसर हब कहा जाता है, में एक बड़ी दरार थी। विशेषज्ञों ने अनुमान लगाया कि उड़ान के दौरान यह हब विनाशकारी रूप से विफल हो गया होगा। जब यह उच्च गति पर टूटा, तो इसके टुकड़े छर्रों की तरह इंजन से बाहर निकले और पंख में स्थित ईंधन टैंक को छेद दिया। ईंधन के हवा और गर्म इंजन के हिस्सों के संपर्क में आने से एक भीषण विस्फोट हुआ होगा, जो चश्मदीदों द्वारा देखे गए आग के गोले और हवा में हुए ब्रेकअप की व्याख्या कर सकता है। यह सिद्धांत CVR की अचानक चुप्पी और FDR के डेटा से भी मेल खाता था। इस प्रकार तकनीकी और फॉरेंसिक जांच ने धीरे धीरे एक संभावित कारण की ओर इशारा करना शुरू कर दिया, एक अनियंत्रित इंजन विफलता। यह एक दुर्लभ लेकिन झूठ जोखिम है, जहां इंजन के अंदरूनी हिस्से टूटकर बाहर निकल जाते हैं और विमान की संरचना को गंभीर नुकसान पहुंचाते हैं। यह सिद्धांत बताता है कि पायलटों को प्रतिक्रिया का समय क्यों नहीं मिला और क्यों कोई चेतावनी नहीं थी। विस्फोट ने शायद कॉकपिट की विद्युत और हाइड्रोलिक लाइनों को तुरंत नष्ट कर दिया होगा। हालांकि यह अभी तक अंतिम निष्कर्ष नहीं था, लेकिन ब्लैक बॉक्स और मलबे से मिले सुरागों ने मिलकर AI-171 के रहस्य पर से पर्दा उठाना शुरू कर दिया था, जो एक भयावह यांत्रिक विफलता की ओर इशारा कर रहा था। ब्लैक बॉक्स के डेटा और मलबे की फॉरेंसिक जांच ने जांचकर्ताओं को एक प्रमुख सिद्धांत की ओर धकेल दिया, एक विनाशकारी यांत्रिक विफलता। सबसे पुख्ता सबूत विमान के बाएं इंजन प्रैट एंड व्हिटनी JT8D से मिले थे। जांच में पता चला कि इंजन के अंदर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा, जिसे फ्रंट कंप्रेसर हब कहा जाता है, संभवतः उड़ान के दौरान टूट गया था। यह कोई मामूली खराबी नहीं थी, यह एक ऐसी घटना थी जो एक श्रृंखला प्रतिक्रिया शुरू कर सकती थी। जब एक इंजन इतनी तेज गति से घूम रहा हो, तो उसके अंदर किसी भी हिस्से का टूटना बम के गोले जैसा प्रभाव पैदा कर सकता है। यह सिद्धांत इस बात की सबसे तार्किक व्याख्या प्रस्तुत करता है कि क्यों सब कुछ इतनी तेजी से और बिना किसी चेतावनी के हुआ। इस सिद्धांत के अनुसार जब कंप्रेसर हब टूटा, तो उसके धातु के टुकड़े गोलियों की तरह इंजन के केसिंग को चीरते हुए बाहर निकले। इस घटना को अनियंत्रित इंजन विफलता कहा जाता है। ये तेज गति वाले टुकड़े विमान के पंख से टकराए और दुर्भाग्य से उन्होंने पंख के अंदर स्थित ईंधन टैंक को छेद दिया। जैसे ही हजारों लीटर विमान ईंधन हवा में फैला और गर्म इंजन के हिस्सों के संपर्क में आया,
एक भीषण विस्फोट हुआ। यह वही आग का गोला था जिसे जमीन पर मौजूद चश्मदीदों ने देखा था। यह विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि उसने तुरंत विमान के पंख को धड़ से अलग कर दिया, जिससे विमान ने अपना सारा नियंत्रण खो दिया। यह सिद्धांत कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर की रहस्यमयी खामोशी की भी व्याख्या करता है। विस्फोट ने संभवतः विमान की महत्वपूर्ण प्रणालियों जैसे कि हाइड्रोलिक लाइनों और विद्युत तारों को तुरंत नष्ट कर दिया होगा, जो पंख से होकर कॉकपिट तक जाती हैं। इसके परिणाम स्वरूप पायलटों का विमान पर से नियंत्रण तुरंत खत्म हो गया होगा और कॉकपिट में बिजली चली गई होगी, जिससे सीवीआर की रिकॉर्डिंग बंद हो गई। उन्हें प्रतिक्रिया देने या मेडे कॉल करने का समय ही नहीं मिला होगा। यह एक ऐसी आकस्मिक और प्रलयंकारी घटना थी जिसका सामना करने के लिए कोई भी पायलट प्रशिक्षित नहीं होता है। यह एक पल में सब कुछ खत्म हो जाने जैसा था, जो एफडीआर के आंकड़ों से भी मेल खाता है। इस यांत्रिक विफलता के सिद्धांत ने जांच को एक ठोस आधार दिया। इसने तोड़फोड़ या बम विस्फोट जैसी बाहरी साजिशों की संभावना को लगभग खारिज कर दिया, क्योंकि सबूत विमान के अंदर ही एक आंतरिक विफलता की ओर इशारा कर रहे थे। अब सवाल यह था कि यह कंप्रेसर हब क्यों विफल हुआ? क्या यह निर्माण में कोई दोष था? क्या धातु की थकान इसका कारण थी, या फिर रखरखाव में कोई चूक हुई थी जिसे पकड़ा नहीं जा सका? इन सवालों के जवाब ढूंढना महत्वपूर्ण था, न केवल AI-171 के मामले को सुलझाने के लिए, बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए भी कि दुनिया भर में उड़ रहे हजारों अन्य JT-8D इंजनों में यह समस्या दोबारा न हो। हालांकि यांत्रिक विफलता का सिद्धांत सबसे मजबूत था, जांचकर्ता कभी भी किसी एक संभावना पर टिके नहीं रहते। उन्होंने मानवीय भूल और सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी के कोण से भी मामले की जांच की। मानवीय भूल का मतलब सिर्फ पायलट की गलती नहीं होता। इसमें रखरखाव कर्मियों या हवाई यातायात नियंत्रकों द्वारा की गई कोई भी चूक शामिल हो सकती है। जांचकर्ताओं ने विमान के रखरखाव के रिकॉर्ड को फिर से खंगाला, यह देखने के लिए कि क्या इंजन की जांच के दौरान किसी चेतावनी संकेत को नजरअंदाज किया गया था। क्या कोई ऐसी सूक्ष्म दरार थी जिसे निरीक्षण के दौरान देखा जाना चाहिए था लेकिन नहीं देखा गया? यह एक जटिल सवाल था, क्योंकि ऐसी खामियों का पता लगाना हमेशा आसान नहीं होता। पायलटों की भूमिका पर भी विचार किया गया, हालांकि यह संभावना बहुत कम लग रही थी। क्या वे किसी तरह के तनाव में थे? क्या उन्होंने किसी छोटी समस्या पर गलत प्रतिक्रिया दी जिसने उसे एक बड़ी आपदा में बदल दिया? सीवीआर पर उनकी शांत बातचीत इस विचार के खिलाफ एक मजबूत तर्क प्रस्तुत करती है। हालांकि कुछ विशेषज्ञों ने यह सवाल उठाया कि क्या ऑटो पायलट के अचानक बंद होने पर पायलटों ने सही प्रतिक्रिया दी थी। एफडीआर डेटा से पता चला था कि ऑटो पायलट दुर्घटना से कुछ सेकंड पहले बंद हो गया था। क्या यह सिस्टम की विफलता के कारण हुआ या पायलट ने इसे खुद बंद किया था? अगर उन्होंने इसे खुद बंद किया तो क्यों? यह एक ऐसा सवाल था जिसका निश्चित उत्तर मिलना मुश्किल था। इसके अलावा सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी की संभावना पर भी विचार किया गया। बोइंग 737-200 एक उन्नत विमान था, लेकिन उस युग के कंप्यूटर सिस्टम आज की तुलना में सरल थे। क्या ऑटो पायलट या उड़ान प्रबंधन प्रणाली में कोई ऐसा छिपा हुआ बग हो सकता है जो गलत डेटा के कारण अप्रत्याशित व्यवहार कर सकता था? उदाहरण के लिए, क्या इंजन से मिले गलत संकेतों ने ऑटो पायलट को कोई ऐसा कदम उठाने पर मजबूर किया जिसने विमान को अस्थिर कर दिया? यह एक दूर की कौड़ी लग रही थी, क्योंकि इस तरह की सॉफ्टवेयर गड़बड़ियां अत्यंत दुर्लभ होती हैं और आमतौर पर व्यापक परीक्षण के दौरान पकड़ ली जाती है। हालांकि विमानन के इतिहास में ऐसे मामले हुए हैं जहां सॉफ्टवेयर ने अप्रत्याशित तरीके से व्यवहार किया है। अंततः मानवीय भूल या सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी के सिद्धांत को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं मिले। अधिकांश संकेत इसी ओर इशारा कर रहे थे कि जो कुछ भी हुआ वह मानव या सॉफ्टवेयर के नियंत्रण से बाहर था। यह एक शुद्ध यांत्रिक विफलता थी जिसने इंसानों को प्रतिक्रिया का मौका ही नहीं दिया। फिर भी इन संभावनाओं पर विचार करना जांच प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। यह सुनिश्चित करता है कि हर कोण से मामले को देखा जाए और कोई भी संभावित कारण बिना जांच के न रह जाए। लेकिन AI-171 के मामले में ऐसा लग रहा था कि दोष मशीन का था, इंसान का नहीं। किसी भी विमान दुर्घटना की जांच में मौसम हमेशा एक महत्वपूर्ण कारक होता है। हालांकि AI-171 की उड़ान के दिन आसमान आमतौर पर साफ था, जांचकर्ताओं ने मौसम की रिपोर्टों का गहराई से विश्लेषण किया ताकि किसी भी असामान्य घटना का पता लगाया जा सके।
कुछ रिपोर्टों में अहमदाबाद के पास मध्य ऊंचाई पर विंड शीयर की गतिविधि का उल्लेख था। विंड शीयर हवा की गति या दिशा में अचानक और तेज बदलाव को कहते हैं, जो विमान के लिए खतरनाक हो सकता है। क्या यह संभव है कि विमान एक अप्रत्याशित और शक्तिशाली विंड शीयर में फंस गया, जिसने इंजन पर अतिरिक्त दबाव डाला और पहले से मौजूद किसी कमजोरी को एक विनाशकारी विफलता में बदल दिया? यह एक संभावित योगदान कारक हो सकता था। एयर ट्रैफिक कंट्रोल की भूमिका की भी समीक्षा की गई। उनका अंतिम संचार उड़ान 171 के साथ शाम 6:18 पर हुआ था, जो पूरी तरह से सामान्य था। एटीसी ने विमान को उतरने के लिए प्रारंभिक मंजूरी दे दी थी, लेकिन जब उन्होंने अंतिम वंश के निर्देशों के लिए फिर से संपर्क करने की कोशिश की तो कोई जवाब नहीं आया। सवाल यह था, क्या एटीसी ने रडार पर कोई असामान्य संकेत देखा था जिसे वे समझ नहीं पाए? क्या उनके और पायलटों के बीच संचार में कोई गलतफहमी हुई? जांच में ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे एटीसी पर कोई दोष लगाया जा सके। ऐसा प्रतीत होता है कि जब तक एटीसी को किसी समस्या का एहसास होता, तब तक विमान पहले ही नियंत्रण खो चुका था और संचार करने में असमर्थ था। एक और बाहरी कारक जिस पर हमेशा विचार किया जाता है वह है किसी बाहरी वस्तु से टक्कर, जैसे कि कोई पक्षी या ड्रोन। हालांकि 31,000 फीट की ऊंचाई पर एक बड़े पक्षी से टक्कर की संभावना लगभग न के बराबर होती है और 1988 में ड्रोन का खतरा मौजूद नहीं था। मलबे की जांच में भी किसी बाहरी टक्कर का कोई सबूत नहीं मिला। इस संभावना को जल्दी ही खारिज कर दिया गया। इन सभी कारकों का विश्लेषण करने के बाद जांचकर्ता बार बार उसी निष्कर्ष पर लौट रहे थे। यह एक आंतरिक यांत्रिक विफलता थी। मौसम या अन्य बाहरी कारक शायद स्थिति को थोड़ा प्रभावित कर सकते थे, लेकिन वे दुर्घटना का मूल कारण नहीं थे। इस प्रकार सभी संभावित कारणों का विश्लेषण करने के बाद पहेली के टुकड़े एक साथ जुड़ने लगे थे। यह न तो पायलट की गलती थी, न ही एटीसी की। यह मौसम की कोई बड़ी घटना नहीं थी और न ही कोई साजिश थी। कहानी का खलनायक धातु का एक छोटा सा टुकड़ा लग रहा था, जो एक इंजन के अंदर गहरे में छिपा था और जिसने सही समय पर टूटकर एक पूरी तरह से सामान्य उड़ान को एक भयानक त्रासदी में बदल दिया। यह एक भयावह एहसास था कि कैसे विमानन जैसी जटिल प्रणाली में एक छोटी सी यांत्रिक विफलता भी इतने बड़े पैमाने पर विनाश का कारण बन सकती है। अब बस अंतिम रिपोर्ट का इंतजार था, जो इन सभी विश्लेषणों को एक आधिकारिक निष्कर्ष में समेटे। वर्षों की गहन जांच, फोरेंसिक विश्लेषण और विचार विमर्श के बाद भारत की विमानन नियामक संस्था नागर विमानन महानिदेशालय यानी डीजीसीए ने एयर इंडिया उड़ान 171 की दुर्घटना पर अपनी अंतिम रिपोर्ट जारी की। पूरा देश और खासकर पीड़ित परिवार इस रिपोर्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, इस उम्मीद में कि यह अंततः उन सवालों का जवाब देगी जो उन्हें वर्षों से परेशान कर रहे थे। रिपोर्ट ने जांच के दौरान सामने आए कई तकनीकी पहलुओं की पुष्टि की। इसने निष्कर्ष निकाला कि दुर्घटना का संभावित कारण बाएं इंजन में एक विनाशकारी विफलता थी, जो संभवतः कंप्रेसर डिस्क के टूटने के कारण हुई, जिसके परिणाम स्वरूप एक भीषण विस्फोट हुआ और विमान हवा में ही टूट गया। हालांकि रिपोर्ट का सबसे विवादास्पद और निराशाजनक हिस्सा इसका अंतिम निष्कर्ष था। इसने घटना को संभावित तकनीकी विफलता के रूप में वर्गीकृत किया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि सबूत अनिर्णायक थे। रिपोर्ट ने विफलता के मूल कारण पर कोई निश्चित उत्तर नहीं दिया। यह स्पष्ट नहीं किया गया कि इंजन का वह महत्वपूर्ण हिस्सा क्यों टूटा। क्या यह एक विनिर्माण दोष था जिसके लिए बोइंग या प्रैट एंड व्हिटनी जिम्मेदार थे, या यह रखरखाव में एक चूक थी जिसके लिए एयर इंडिया को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए था? रिपोर्ट ने इन महत्वपूर्ण सवालों पर चुप्पी साध ली और किसी भी पक्ष को सीधे तौर पर उत्तरदायी नहीं ठहराया। यह एक ऐसा निष्कर्ष था जो कई लोगों के लिए अधूरा और असंतोषजनक था। इस रिपोर्ट ने विमानन हलकों में एक बहस छेड़ दी। कुछ विशेषज्ञों का मानना था कि जांचकर्ताओं ने उपलब्ध सबूतों के आधार पर सबसे अच्छा संभव निष्कर्ष निकाला था, यह देखते हुए कि मलबे की स्थिति और समय बीतने के कारण निश्चित प्रमाण मिलना मुश्किल था। हालांकि आलोचकों ने तर्क दिया कि रिपोर्ट एक लीपापोती का प्रयास थी, जिसका उद्देश्य शक्तिशाली निगमों या राष्ट्रीय एयरलाइन को शर्मिंदगी से बचाना था। उनका मानना था कि जांच को और गहराई से किया जाना चाहिए था, ताकि धातु की थकान या रखरखाव के रिकॉर्ड में किसी भी विसंगति का पता लगाया जा सके।
यह अनिर्णायक शब्द कई लोगों के लिए एक बहाना लग रहा था, जो सच्चाई को पूरी तरह से सामने लाने से बच रहा था। इस आधिकारिक रिपोर्ट के साथ AI 171 की जांच तकनीकी रूप से समाप्त हो गई। फाइलों को बंद कर दिया गया और मामले को सुलझा हुआ मान लिया गया। लेकिन यह एक ऐसी समाप्ति थी जिसने कोई समाधान नहीं दिया। इसने एक आधिकारिक कहानी तो पेश की, लेकिन उस कहानी में कई महत्वपूर्ण अध्याय गायब थे। इसने क्या हुआ यह तो बताया, लेकिन क्यों हुआ और कौन जिम्मेदार था जैसे सवालों को हवा में ही छोड़ दिया। यह एक अधूरी सच्चाई थी जिसने पीड़ितों के परिवारों के घावों पर मरहम लगाने के बजाय उन्हें और भी गहरा कर दिया और उन्हें न्याय की तलाश में अकेला छोड़ दिया। DGCA की अंतिम रिपोर्ट पीड़ित परिवारों के लिए एक बहुत बड़ा आघात थी। उन्होंने वर्षों तक धैर्यपूर्वक इंतजार किया था, इस उम्मीद में कि उन्हें अपने प्रियजनों को खोने का एक स्पष्ट और निश्चित कारण मिलेगा। वे जवाबदेही चाहते थे। वे चाहते थे कि अगर किसी की गलती थी तो उसे स्वीकार किया जाए, ताकि भविष्य में ऐसी त्रासदियों को रोका जा सके। लेकिन रिपोर्ट के अनिर्णायक निष्कर्ष ने उनकी सभी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। उन्हें लगा कि उनके साथ धोखा हुआ है, कि उनके प्रियजनों की जान को केवल एक तकनीकी आंकड़े के रूप में दर्ज करके भुला दिया गया है। उनके लिए यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। यह तो बस एक नए और अधिक दर्दनाक चरण में प्रवेश कर चुकी थी। कई परिवारों ने रिपोर्ट को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और अपनी आवाज उठानी शुरू कर दी। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, विरोध प्रदर्शन आयोजित किए और सरकार से मामले को फिर से खोलने की मांग की। उनका मानना था कि कई महत्वपूर्ण सबूतों को नजरअंदाज किया गया था या जानबूझकर दबाया गया था। कुछ लोगों ने दावा किया कि विमान के महत्वपूर्ण रखरखाव लॉग रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे, जबकि अन्य ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल के संचार लॉग में विसंगतियों की ओर इशारा किया। ये आरोप, चाहे वे साबित हुए हों या नहीं, एक गहरे अविश्वास और संदेह को दर्शाते थे जो आधिकारिक कहानी के इर्द गिर्द बन गया था। इन परिवारों का दर्द सिर्फ अपने प्रियजनों को खोने का नहीं था, बल्कि यह भी था कि उन्हें कभी भी पूरी सच्चाई नहीं बताई गई। बिना किसी स्पष्ट उत्तर के वे अनगिनत क्या होता अगर के साथ जीने को मजबूर थे। क्या होता अगर रखरखाव की बेहतर जांच होती? क्या होता अगर इंजन में कोई झांत दोष था जिसे ठीक किया जा सकता था? ये सवाल उन्हें जीवन भर परेशान करने वाले थे। न्याय की उनकी तलाश केवल मुआवजे या दोषारोपण के लिए नहीं थी, यह एक समापन की तलाश थी। यह जानने की एक मानवीय आवश्यकता थी कि उनके साथ जो हुआ वह क्यों हुआ। यह एक ऐसी तलाश थी जो आधिकारिक तौर पर बंद हो चुके मामले में कभी पूरी नहीं हो सकी। समय के साथ AI 171 की कहानी धीरे धीरे सार्वजनिक स्मृति से ओझल हो गई, लेकिन उन परिवारों के लिए यह हमेशा एक ताजा घाव बनी रही। उनकी अधूरी तलाश इस बात की एक मार्मिक याद दिलाती है कि किसी भी विमान दुर्घटना का मानवीय मूल्य केवल मरने वालों की संख्या से कहीं अधिक होता है। यह उन पीछे छूट गए लोगों के जीवन पर भी एक स्थायी प्रभाव डालता है। AI 171 के मामले में सिस्टम ने उन्हें निराश किया। इसने उन्हें जवाब देने में विफल रहा और इसने उन्हें न्याय दिलाने में विफल रहा। उनके अनसुलझे सवाल आज भी हवा में गूंजते हैं, जो उस त्रासदी की एक स्थायी विरासत है। एयर इंडिया की उड़ान 171 की त्रासदी हालांकि दर्दनाक और अनसुलझी रही, लेकिन इसने भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय विमानन उद्योग को कुछ महत्वपूर्ण सबक सिखाए। यह दुर्घटना इस बात का एक भयावह उदाहरण थी कि कैसे एक एकल विनाशकारी यांत्रिक विफलता एक पूरी तरह से सुरक्षित उड़ान को सेकंडों में नष्ट कर सकती है। इस घटना ने इंजन के डिजाइन और रखरखाव प्रक्रियाओं पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया। खास तौर पर अनियंत्रित इंजन विफलता के जोखिमों को और अधिक गंभीरता से लिया जाने लगा। इसके परिणाम स्वरूप इंजन निर्माताओं ने कंप्रेसर और टरबाइन डिस्क जैसे महत्वपूर्ण घटकों के लिए अधिक मजबूत डिजाइन और सख्त निरीक्षण प्रोटोकॉल विकसित किए। इस मामले ने धातु की थकान का पता लगाने के महत्व को भी उजागर किया। जांचकर्ताओं का मानना था कि कंप्रेसर डिस्क में एक सूक्ष्म दरार समय के साथ बढ़ी होगी, जब तक कि वह विनाशकारी विफलता के बिंदु तक नहीं पहुंच गई। इस घटना के बाद एयरलाइंस और नियामकों ने गैर विनाशकारी परीक्षण तकनीकों के उपयोग को बढ़ाया, जैसे कि अल्ट्रासाउंड और एक्स-रे, ताकि इंजन के महत्वपूर्ण हिस्सों में छिपी दरारों का जल्दी पता लगाया जा सके। रखरखाव कर्मियों के लिए प्रशिक्षण को भी बेहतर बनाया गया, ताकि वे थकान के शुरुआती संकेतों को पहचान सकें। यह एक महत्वपूर्ण कदम था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जो AI 171 के साथ हुआ वह दोबारा न हो।
AI 171 की त्रासदी ने यह भी सिखाया कि विमानन सुरक्षा एक बहुस्तरीय प्रणाली है, जहां हर परत को मजबूत होना चाहिए। यह सिर्फ पायलटों के कौशल या विमान के डिजाइन के बारे में नहीं है। यह रखरखाव की गुणवत्ता, नियामक निरीक्षण की कठोरता और यहां तक कि दुर्घटना जांच की पारदर्शिता के बारे में भी है। जब जांच रिपोर्ट अनिर्णायक होती है या जवाबदेही तय करने में विफल रहती है, तो यह प्रणाली में विश्वास को कमजोर करती है। यह भविष्य के लिए सीखने और सुधार करने का एक अवसर खो देती है। इसलिए एक और महत्वपूर्ण सबक यह था कि दुर्घटना की जांच पूरी तरह से पारदर्शी और गहन होनी चाहिए, चाहे निष्कर्ष कितने भी असुविधाजनक क्यों न हो। अंत में AI 171 की कहानी हमें याद दिलाती है कि प्रौद्योगिकी पर हमारी निर्भरता के बावजूद हम कभी भी पूरी तरह से जोखिम से मुक्त नहीं हो सकते। यह हमें विनम्रता सिखाती है और निरंतर सतर्कता और सुधार की आवश्यकता पर जोर देती है। इस दुर्घटना में खोई हर जान एक दुखद क्षति थी, लेकिन उनकी विरासत यह सुनिश्चित करने के हमारे सामूहिक संकल्प में जीवित रह सकती है कि आसमान सभी के लिए सुरक्षित बना रहे। AI 171 का रहस्य शायद कभी पूरी तरह से न सुलझे, लेकिन इससे सीखे गए सबक विमानन सुरक्षा की नींव में हमेशा के लिए अंकित हो गए हैं, जो हमें हमेशा बेहतर करने के लिए प्रेरित करते रहेंगे।